गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस सेशन की शुरुआत हम लोग करेंगे नाउन एंड द नंबर वाले पार्ट से आगे। नाउन एंड द नंबर वाला पोर्शन में मैंने आपको पढ़ा दिया था कंपाउंड वर्ड एंड कंपाउंड वर्ड का सिंगुलर और प्लूरल कैसे बनता है, तो वहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे। और हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे पजेसिव फॉर्म से, पजेसिव फॉर्म ऑफ नाउन। तो उसकी शुरुआत करेंगे पजेसिव नाउन्स। पजेसिव नाउन्स आप सब लोग जानते हैं और उसका इस्तेमाल ही हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पजेसिव नाउन्स क्या होता है? जब कभी भी हम किसी का की बात बताना चाहते हैं, का सेंस हिंदी में जब हम का बोलते हैं, तो आप यूज में लेते हो एक साइन अपॉस्ट्रॉफी एंड एस। तो वहां पे आपने जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिखा राम्स परफॉर्मेंस, राम्स परफॉर्मेंस, तो ये अपॉस्ट्रॉफी और एस का हमने इस्तेमाल करा और ये पजेसिव नाउन बना। दूसरा एग्जाम्पल जैसे आपने लिया इंडियाज ग्रोथ, तो इंडियाज ग्रोथ में अपॉस्ट्रॉफी एस का हमने इस्तेमाल करा। ये अपॉस्ट्रॉफी एस जो बना, ये भी किसकी बात करेगा? ये भी क्या हुआ? एक पजेसिव नाउन हुआ। और ये किसकी बात करेगा? का, इंडिया का, राम का, इस तरह से हम यूज करते हैं। तो पजेसिव नाउन बनाने के लिए हमने क्या यूज में करा? हमने यहां पे यूज में लिया पजेसिव साइंस, पजेसिव साइंस को हमने यूज में लिया। तो पजेसिव साइन क्या क्या है यहां पे देखिए। पजेसिव साइंस हमने क्या क्या लिया? दो। एक है ये सिर्फ और सिर्फ ये जो वर्ड के ऊपर आप जो लगाते हो ना, कोई भी वर्ड के ऊपर, इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं अपॉस्ट्रॉफी। दूसरा, इसी के साथ एक और हम एक लेटर और लगा देते हैं, अपॉस्ट्रॉफी और एस, ये ऐसा वाला। कभी हम ऐसा यूज करते हैं सिर्फ, और कभी इसके साथ हम एस का इस्तेमाल करते हैं। इसको क्या नाम देते हो आप? अपॉस्ट्रॉफी एंड एस, इसको बोलते हैं अपॉस्ट्रॉफी एंड एस। तो इन दो साइंस का इस्तेमाल करके, यानी कि ये अपॉस्ट्रॉफी और अपॉस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल करके हम क्या बनाते हैं? हम पजेसिव नाउन को बनाते हैं। पजेसिव नाउन में आपको जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि हम बना तो लेते हैं, लेकिन क्या इसका इस्तेमाल हमारा हम जहां मन होगा वहां करेंगे, या कुछ खास जगहों पे ही हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो मैं आपको बताता हूं कि ये साइन आप कहां पे यूज करोगे। नेक्स्ट स्लाइड में आ जाओ। Uses of apostrophe and s, apostrophe and s, इनका यूसेस कहां कहां करोगे? बहुत सारे क्वेश्चंस जो नाउन में पूछे गए हैं पिछली बार भी या कई बार भी पूछे जाते हैं, उसमें कुछ इस तरह से भी क्वेश्चंस होते हैं। मैं आपको पहले क्वेश्चन लिख के बताता हूं। द table's leg was broken, अब आप बोलोगे ठीक है भैया, हमने अपॉस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल करके हमने एक पजेसिव नाउन टेबल्स यहां पे बना दिया, लेकिन ये गलत हो गया। मालूम है ये गलत क्यों हो गया? कि जो यहां पे हमने अपॉस्ट्रॉफी एस, जिसका मतलब हिंदी में क्या होगा? का हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब टेबल्स के साथ अगर आपने अपॉस्ट्रॉफी और एस ये जो यूज में लिया, इसकी वजह से ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया। तो इस केस में आप कैसे यूज में लोगे? इस केस में पजेसिव बनाने के लिए दूसरा जो पुराना तरीका है ऑफ लगाने वाला, जैसे हम बोलते हैं ना, राम की गाय, द काउ ऑफ राम, इंडिया का पॉपुलेशन, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, चाइना की इकोनॉमी, द इकोनॉमी ऑफ चाइना। तो एक तो ये तरीका है ही, ये हम इस्तेमाल करते ही आ रहे हैं, लेकिन इसी की जगह पे आपने एक दूसरा तरीका यूज आप करते हैं, दैट इज अपॉस्ट्रॉफी एस के साथ, जैसे राम्स काउ, इंडियाज पॉपुलेशन या चाइनाज इकोनॉमी। तो अपॉस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल हमने किया, लेकिन हम जहां मेरा मन चाहे वहीं पे अपॉस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल करें, ऐसा ग्रामर इस बात को परमिट नहीं करता। हमें जानना चाहिए कि कहां पे हम अपॉस्ट्रॉफी एस यूज कर सकते हैं और कहां पे यूज हम नहीं कर सकते। तो अपॉस्ट्रॉफी और अपॉस्ट्रॉफी एस ये तो आप समझ ही गए हैं।
लेकिन हम उसके इस्तेमाल की अब हम बात करेंगे। तो इसकी जगह पे आप, ये तो गलत हो गया, तो पहले इसको आप करेक्ट करो। द लेग ऑफ द टेबल, ये आपको लिखना होगा, द लेग ऑफ द टेबल वॉज ब्रोकन, वॉज ब्रोकन। ये हुआ आपका करेक्ट, यही सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो गया। और इसकी वजह, इसके रॉन्ग होने की वजह मैंने बताया कि अपोस्ट्रोफी एस जिसको हम पजेसिव साइन कहते हैं, उसका यहां पे हमने गलत इस्तेमाल कर लिया। अब हम इसका सही इस्तेमाल आपको बताते हैं। सबसे पहला जो यूज करोगे आप, पहला यूज जो आप करोगे अपोस्ट्रोफी एस का, फर्स्ट यूज, यूज वन, फर्स्ट यूज जो आप करोगे वो है विद लिविंग बींग्स, या आप ऐसे लिख सकते हो अपोस्ट्रोफी एंड एस, इसको एक ही माना जाता है। अपोस्ट्रोफी एंड एस इज यूज्ड चीफली विद लिविंग बींग्स, मतलब मुख्य तौर पे हम इसको लिविंग बींग्स के साथ यूज करते हैं, लिविंग बींग्स के साथ यूज कर। क्या समझा? अब लिविंग बींग्स में क्या आता मालूम आपको? लिविंग बींग्स में ह्यूमन बींग्स, ह्यूमंस एंड एनिमल्स, ह्यूमंस एंड एनिमल्स, इसके लिए मुख्य रूप से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ जगहों पे हम जो नॉन लिविंग चीजें हैं उसके लिए भी हम यूज में करेंगे, तो उसी को भी हम यहाँ पे डिटेल में लर्न करेंगे। अब पहले मैं आपको इसका इस्तेमाल बता दूं, लिविंग बींग्स में ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए। आप जैसे आपने यूज करा, जैसे हमने बोला ना रोहित, अब रोहित ह्यूमन बींग है, रोहित परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस was गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब यहां पे हमने रोहित परफॉर्मेंस लिख के हिंदी क्या बनाने की कोशिश करी? रोहित का, तो रोहित का हो गया अपोस्ट्रोफियस। हम इसको द परफॉर्मेंस ऑफ रोहित ऐसा भी हम लिख सकते हैं, लेकिन रोहित परफॉर्मेंस यहां पे हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये रोहित लिविंग बीइंग है, ह्यूमंस है, और ह्यूमंस के साथ हम अपोस्ट्रोफियस का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह से दूसरा अगर कुछ आप लिखना चाहो तो यहां पे रोहित की जगह पे विराट्स, विराट्स सिलेक्शन, सिलेक्शन as the board member, as the board member। तो हम इस सेंटेंस को पूरा नहीं कर पा रहे यहां पे, हम सिर्फ इसको समझ रहे हैं। विराट सिलेक्शन एज द बोर्ड मेंबर। अब यहां पे विराट सिलेक्शन अपोस्ट्रोफियस का हमने इस्तेमाल करा, ये हो गया विराट का सिलेक्शन एज द बोर्ड मेंबर। फाइन। तो यहां पे हमने पहला जो इस्तेमाल क्या लर्न करा कि अपोस्ट्रोफी एंड एस का जो आप यूज करोगे वो लिविंग बींग्स के लिए करो आप। नेक्स्ट यूज, नेक्स्ट जो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो विद द नेम्स ऑफ कंट्रीज, with the names of countries। नेशंस, कोई भी नेशन है, कोई भी कंट्री है, उसके नाम के साथ आप यूज में ले सकते हैं अपोस्ट्रोफियस का। जैसे अभी हमने पहले भी एक सेंटेंस बनाया था, बोला था आपको चाइनाज इकोनॉमी इज इन अ शैम्बल्स। चाइना की इकोनॉमी, तो देखिए चाइना की, चाइना एक मुल्क है, नेशन है, कंट्री है, तो कंट्री के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। यहां पे हमने लिखा इन अ शैम्बल्स। शैम्बल्स का मीनिंग मैं आपको बता दूं, इसका मतलब हो जाता है डिसऑर्डर। इसका मैं मीनिंग बता दूं, डिसऑर्डर मतलब a situation that's not good, not wholesome for China, a situation that's not wholesome for China, उसके लिए आप यूज करा the China's economy is in a shambles। दूसरा एग्जाम्पल में बताऊं, आप India's population
इज ग्रोइंग फास्ट। अब देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, वो हम बोलते ही आए हैं, हम बोलते ही रहे। अभी यहां पे हमने क्या करना, चूंकि इंडिया एक कंट्री है, चाइना एक कंट्री है, रशिया एक कंट्री है, जापान एक कंट्री है, हम सब के साथ हम अपॉस्ट्रॉफी एंड एस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था आपका दूसरा इस्तेमाल अपॉस्ट्रॉफी एंड एस का। अब हम तीसरे इस्तेमाल की बात करें। विद मतलब अपॉस्ट्रॉफी एंड एस कैन बी यूज्ड विद personified objects, personified objects। देखो भाई, अभी हमने शुरुआती दौर में, ठीक इसके पहले वाला स्लाइड एक बार मैं उसको रेफर करता हूं फिर से। अब आप देखो यहां पे हमने क्या लिखा है, एपोस्ट्रोफी एंड एस, जो कि दो साइन या पजेसिव साइन हम यूज करते हैं, एपोस्ट्रोफी और कभी कहा एपोस्ट्रोफी एंड एस। उसका इस्तेमाल मुख्य रूप से जो हम करेंगे वो लिविंग बीइंग्स के लिए, जिसमें एनिमल्स और ह्यूमंस हैं। ये एग्जाम्पल है। फिर हमने बताने की कोशिश करी है, सेकंड जो कॉन्सेप्ट ग्रामर बताता है कि अपॉस्ट्रोफी एंड इसका एस का इस्तेमाल हम नेशंस यानी कि कंट्रीज के साथ भी कर सकते हैं। और हमने यहां पे दो एग्जाम्पल आपको दिया, इंडिया और चाइना। तीसरा इस्तेमाल हम करेंगे विद पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स। विद पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स, अब हम सबसे पहले पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स को समझते हैं। देखिए, कभी कभार हम कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट को लिविंग बीइंग की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे हिंदी में आप बोलते हैं मौत के दरवाजे पे खड़ा, या प्रकृति का प्रकोप, ऐसा हम हिंदी में फ्रेज यूज करते हैं। आज यहाँ पे तूफान है, यहाँ पे सुनामी आया है, ये है वो है, तो बोलते हैं बात भैया ये प्रकृति का प्रकोप है। या अगर कोई आदमी बहुत बुजुर्ग है और बहुत दिनों से बीमार है, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं वो बेचारा अब मौत के दरवाजे पे खड़ा हुआ। सवाल ये उठता है कि मौत का दरवाजा थोड़ी होता है, दरवाजा तो घर का होता है, और घर में इंसान रहता है, ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं घर में। उसके बावजूद हम क्या बोलते हैं, मौत के दरवाजे पे खड़ा हुआ। प्रकृति का प्रकोप मतलब गुस्सा। अब एक गुस्सा किसको आता है, गुस्सा आता है ह्यूमन बीइंग्स को या एनिमल्स को। अब इस टेबल को या इस फैन को या इस कार को तो गुस्सा तो नहीं आ सकता ना, तब भी हमने क्या टर्म यूज करा, प्रकृति का गुस्सा या प्रकृति का प्रकोप। समझ में आई बात? तो इस तरह से जो हम बोलते हैं इसको कि ये इसको हम पर्सोनिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब पर्सोनिफाई करने का मतलब फिर से समझिए, कभी कभार नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मतलब इनएनिमेट ऑब्जेक्ट का को हम कुछ इस तरह यूज में लेते हैं मानो वो जिंदा हो या वो उसके पास इंटेलिजेंस हो, है ना। तो इसलिए इस तरह का जब भी हम इस्तेमाल करेंगे तो हम उसको बोलेंगे कि ये इसका पर्सोनिफिकेशन है, पर्सोनिफाइड फॉर्म है, ठीक है। और जब कभी भी पर्सोनिफाइड फॉर्म होगा तो वहां पे हम अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे द नेचर्स फ्यूरी, द का इस्तेमाल नेचर के साथ मत करिए, नेचर्स फ्यूरी, नेचर्स फ्यूरी। अब देखिए, प्रकृति का गुस्सा, नेचर्स फ्यूरी, अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल हुआ। जबकि नेचर क्या है, नेचर तो एक एब्स्ट्रैक्ट का, क्या किसको कह सकते हो आप, नेचर कम से कम ह्यूमन बीइंग तो नहीं है, नेचर में कोई इंटेलिजेंस एज सच तो नहीं दिखता, नेचर कोई एनिमल भी नहीं है। उसके बावजूद भी हमने इसका इस्तेमाल करा इसमें अपॉस्ट्रोफी एस का। क्यों? क्योंकि हमने नेचर को ह्यूमन इंटेलिजेंस असाइन कर दिया। मैंने उसको माना कि नेचर एक समथिंग है, समवन है जिसके पास इंटेलिजेंस है, जो ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट कर रहा है, इसीलिए हमने वहां पे टर्म यूज करा नेचर्स फ्यूरी। उसी तरह से आप दूसरा आप यूज कर सकते हो, ही इज एट डेथ्स डोर। तो डेथ्स, अब देखो डेथ्स डोर, ये हमने टर्म यूज करा। तो डेथ के, मौत के दरवाजे, मौत का दरवाजा। तो ड्यूटीज कॉल, ड्यूटीज कॉल, आप ऐसा कभी सुने होगे या पढ़े होगे, इट इज ड्यूटीज कॉल। इट इज ड्यूटीज कॉल का मतलब क्या हुआ, ड्यूटी हमें बुला रही है। मतलब ये हुआ कि ड्यूटी कोई ह्यूमन बीइंग है जो आपको कॉल कर रहा है, डेथ कोई ह्यूमन बीइंग जिसका कोई घर है और उसके दरवाजे पे कोई पहुंच गया। तो नेचर, डेथ या ड्यूटी को अगर हम देखें ना, तो ये इसमें से कोई भी एनिमेट तो नहीं है, मतलब जिंदा कोई नहीं है, सबके सब क्या है, इनएनिमेट है। और इनएनिमेट के साथ यूजुअली हम अपॉस्ट्रोफी एंड एस का इस्तेमाल करने से बचते हैं।
लेकिन यहाँ पे चूंकि इनको मान लिया गया है कि इनके अंदर इंटेलिजेंस है, इनके अंदर ह्यूमन क्वालिटीज हैं, मान लिया गया है इस तरह से, और इसीलिए यहाँ पे हम अपॉस्ट्रॉफी और एस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था आपको अपॉस्ट्रॉफी एस का तीसरा इस्तेमाल। उसके बाद जो नेक्स्ट हम यूज मिलेंगे, इसको किसके साथ लोगे आप? इनका इस्तेमाल हम अपॉस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल हम कर सकते हैं नेक्स्ट। वो कभी कभार क्या होता है, जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे व्हीकल्स होते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, उनके साथ, जैसे कार, बस, ट्रेन, एरोप्लेन, शिप, इस तरीके की जब हम बात करते हैं ना, तो उनके साथ, हालांकि कार है, बस है, ट्रेन है या शिप है, ये सब के सब, इनमें से जिंदा कोई नहीं है, किसमें ह्यूमन बीइंग कोई नहीं है, बावजूद इसके हम इनके साथ हम अपॉस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल कर सकते हैं। विद कार, बस, ट्रेन या शिप या कोई अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और भी एटसेट्रा। मतलब अब आप एयरक्राफ्ट या एयरक्राफ्ट एटसेट्रा, इन तरीके के जो आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए वाहन, व्हीकल का जो आप इस्तेमाल करते हो, इनमें से देखो ना, कार है, बस है, ट्रेन है, शिप है, एरोप्लेन है, एयरक्राफ्ट है, ये सब स्पेसक्राफ्ट है, आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। तो ऐसे जो कोई भी वस्तु है, उनके साथ भी हम अपॉस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हो द ट्रेन्स इंजन, द ट्रेन्स इंजन। अब यहां पे इंजन ट्रेन का इंजन, तो अपॉस्ट्रॉफी एस आया ना। उसी तरह से आप एयरक्राफ्ट का विंग्स की बात करो, द एयर क्राफ्ट्स विंग्स। हाँ भाई, जो आज वो होता है ना, क्या बोलते हैं, विंग्स जिसको आप बोलते हैं, तो उनका विंग, एयरक्राफ्ट का विंग, हमने एयरक्राफ्ट के साथ भी अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज करा। उसी तरह कार का, मान लो कार का कलर, द कार्स एफिशिएंसी या कलर, कार का कलर, तो कार्स अपॉस्ट्रॉफी एस का हमने इस्तेमाल करा। तो बजाय इसके कि ये सबके सब इनएनिमेट हैं, इनएनिमेट मतलब निर्जीव हैं, हमने इनके साथ अपॉस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल करा। तो ये चौथा इस्तेमाल था अपॉस्ट्रॉफी एस का। हम कहां कहां करेंगे नेक्स्ट, मैं आपको पांचवा बता रहा हूं, फिफ्थ यूज आप कहां करोगे। देखो, प्लेसेस ऑफ बिजनेस, कुछ जहां पे, कुछ ऐसी जगह जहां पे हम बिजनेस करते, व्यापार करते, उन जगहों पे भी हम अपॉस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल उनके साथ भी हम कर सकते। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आपने यूज करा हॉस्पिटल या शॉप या थिएटर या इवन स्कूल या कॉलेज या शॉपिंग मॉल, इनके साथ भी हम शॉपिंग मॉल, हम इनके साथ भी हम यूज भी ले सकते हैं। जैसे द थिएटर्स स्क्रीन। अब देखो, द थिएटर अपॉस्ट्रॉफी एस हमने लगा दिया, द थिएटर्स स्क्रीन। ओके, द स्कूल्स बिल्डिंग, इस तरह से हमने इसको इस्तेमाल में करा। ये हो गया आपका। इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी होती हैं ना, जो वेट या डिस्टेंस के दर्शाने वाले वर्ड्स होते हैं। जैसे आपने यूज करा टन या पॉन्ड होता है ना मेजर करने के लिए, किलोग्राम, पॉन्ड, टन, इस तरह का यूनिट हम यूज करते हैं किसी चीज को वे करने मतलब वजन निकालने के लिए, या कभी कभार हम डिस्टेंस के लिए भी हम यूज में लेते हैं। तो उनके साथ भी हम अपॉस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल कर सकते हैं। विद nouns denoting
weight or weight, distance, time, etc. टाइम, वेट, डिस्टेंस, इन सबको दर्शाने, डिनोट करना मतलब दर्शाना, इनको दर्शाने वाले नाउन के साथ भी हम यूज में ले सकते हैं अपॉस्ट्रोफी एस का। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, अ स्टोन्स थ्रो, ये एक इडियम है, ये आपने सुना होगा। मैं इस पे सेंटेंस बना देता हूं। द स्कूल is a stone's throw from station, from the station। कोई भी रेलवे स्टेशन या कोई स्टेशन जिसको हम रेफर कर रहे हैं, वहां से हम स्कूल की बात कर रहे हैं। स्कूल एकदम पास में है, तो स्टोन यहां पे किसकी बात कर रहा है? डिस्टेंस की बात कर रहा है। स्टोन्स थ्रो जो आपने टर्म यूज करा ना, ये डिस्टेंस की बात करता है, डिस्टेंस। उसी तरह से 5 tons weight या अपॉन वेट, ये दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अपॉन वेट आप फ्रेज यूज करोगे, ये फ्रेज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। आ टन्स वेट, आ टन्स वेट, 1 टन का वजन, ये फ्रेज भी करेक्ट हो जाएगा। तो यहां पे हमने किसकी बात कर ली? इसमें हमने वेट की बात कर ली। अब टाइम के लिए बात कर सकते हो। ही इज ऑन अ डेज लीव, अ डेज, देखिए हमने डे के साथ अपॉस्ट्रोफी एस, अ डेज लीव, इसे सेंटेंस में बनाइए आप। ही इज ऑन अ डेज लीव, he is on a day's leave। अब आप देखो, a days या a week's leave, a week's, we need या I need a week's holiday, I need a week's holiday, मतलब क्या बनेगा? मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए। तो weeks किसको डिनोट करेगा? टाइम को। days टाइम को। A month's leave, he is on a month's leave, वहां पे भी आप मंथ के साथ यूज में ले पाओगे। तो मेरा ख्याल है हम इस कॉन्सेप्ट को भी हम समझ चुके हैं हम सब, कि नाउन जो कि वेट को, डिस्टेंस को या टाइम को दर्शाएगा, डिनोट करेगा, उसके लिए आप यूज में अपॉस्ट्रोफी एस का आप यूज करिए। फाइन, तो ये था अपॉस्ट्रोफी एस का यूज। और मैं आपको एक आध और बात बता देता हूं कि अपॉस्ट्रोफी एस का को इस्तेमाल करते समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी है। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं बताता हूं आपको। देखो, अभी हमने बात करी ना, 2 साइंस की हमने बात करी, 2 साइंस, क्या क्या? एक अपॉस्ट्रोफी और दूसरा अपॉस्ट्रोफी एस की हमने बात करी। तो अपॉस्ट्रोफी और अपॉस्ट्रोफी एस जो आप यूज करोगे ना, उसका फॉर्मेशन कभी कभार क्या होता ना, कि हम नाउन को जो फॉर्म करते हैं हम वो भी आपको बताते हैं। वहां पे आप लिखो फॉर्मेशन ऑफ possessive nouns, possessive nouns, कैसे आप फॉर्म करते हो possessive nouns को? देखो, possessive signs कौन कौन? possessive signs। अब यहां पे जो आप possessive signs लगाओगे ना, फॉर्म करोगे, तो कैसे फॉर्म करोगे? पहला मैं आपको बताता हूं। when two nouns are closely connected, possessive signs is put to the लेटर। अब ये एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं, इसको पहले समझ लीजिए। जब कभी भी 2 नाउन्स को जो कि बड़े क्लोजली कनेक्टेड, दोनों मिलके एक जैसा प्रतीत हो रहे हो, उस केस में पॉजिटिव साइन जो आप यूज करोगे ना, वो बाद वाले पे, पहले वाले पे नहीं। जैसे मैं आपको बताऊं, एक मकान है या एक दुकान है जिसमें 2 भाई हैं, राम और श्याम।
तो राम या मोहन, तो राम और मोहन दोनों क्या एक ही मकान है, दोनों सगे भाई हैं, एक ही मकान में रहते। अब आप ये कहना चाह रहे हो राम और मोहन का मकान, तो उसके लिए अब दो नाउन्स क्लोजली कनेक्टेड हो गए, राम और मोहन। तो हम क्या लिखेंगे बोलो, हम लिखेंगे राम एंड मोहन स हाउस। ये करेक्ट होगा, इस पे नहीं लगाना आपको, ये करेक्ट फ्रेज बनेगा, ये सही बनेगा। और अगर हमने इस तरह लिखने की कोशिश करी, क्योंकि हमने माना राम का भी, तो राम्स एंड मोहन्स, तो मकान तो एक है, दोनों भाई रह रहे हैं। पहला वाला जो फॉर्मर, इसको हम बोलते हैं फॉर्मर, इसको हम बोलते हैं लेटर। कुछ बच्चों को शायद मालूम नहीं है, लेटर इसका मतलब लिखिए बाद वाला। लेटर का मतलब द लेटर, स्पेलिंग ध्यान रहे, LATTER, द लेटर का मतलब होता है बाद वाला। में आप यूज करेंगे पजेसिव साइंस का, मतलब पजेसिव साइंस क्या, अपॉस्ट्रॉफी या अपॉस्ट्रॉफी एंड एस, यही तो है पजेसिव साइन। तो इस अपॉस्ट्रॉफी या अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज कहां पे करेंगे आप, इसका इस्तेमाल आप करोगे बाद वाले में। पहला, ये पहले वाला यानी फॉर्मर पे नहीं, लेटर वाले पे यूज करोगे यदि दो नाउन्स क्लोजली कनेक्टेड होगा। तो इस केस में दोनों नाउन क्लोजली कनेक्टेड है, इसीलिए फॉर्मर वाले पे अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज गलत हो जाएगा, लेटर वाले के ऊपर सही होगा, इसीलिए ये फ्रेज रॉन्ग हुआ और ऊपर वाला फ्रेज करेक्ट हुआ। मैं दूसरा एग्जाम्पल भी आपको देता हूं। लता एंड मुकेश या रफी, लता के साथ रफी के बहुत से गाने हैं। लता एंड रफी सॉन्ग, अब एक सॉन्ग है जिसमें लता जी और रफी जी ने दोनों गाया एक साथ, दोनों ने, अब दोनों क्लोजली कनेक्टेड है, गाना एक है, दोनों ने मिलकर गाया। अब आपको कहां पे लगाना है पजेसिव साइन, ये पजेसिव साइन अपॉस्ट्रॉफी या अपॉस्ट्रॉफी एस कहां लगाना है, ये लगाना है लेटर पे। इसमें फॉर्मर कौन है, लता फॉर्मर और रफी लेटर, तो हम यूज करेंगे रफीज सॉन्ग। लताज नहीं लगाना आपने, लताज एंड रफीज सॉन्ग बोलोगे वो गलत हो जाएगा, लेकिन अभी हमने सिर्फ आखिरी वाले पे लगाया है, लेटर वाले पार्ट पे, इसीलिए करेक्ट हो गया। और अगर मैंने लिखा लताज एंड रफीज सॉन्ग, तो एक गाना जिसमें दोनों गा रहे हैं का मीनिंग बनेगा, और हमने यहां पे नहीं, फॉर्मर में नहीं यूज करना, सिर्फ लेटर में यूज करना अपॉस्ट्रॉफी एस को, और ये करेक्ट हो जाएगा भाई। ये कॉन्सेप्ट यहां पे खत्म हुआ। अब मैं आपको दूसरा कॉन्सेप्ट बताता हूं। देखिए, दूसरा होता है कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स जो कि हमने पिछले सेशन में ही मैंने आपको पढ़ाया था। कंपाउंड वर्ड्स, कंपाउंड वर्ड्स पजेसिव फॉर्म कैसे यूज में लोगे, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन। इससे पहले स्लाइड में हमने यूज पढ़ लिया, अब यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं, हम यहां पे पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन। ध्यान रहे, ये टर्म जो हमने फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, कैसे फॉर्म करे जाते हैं। ये क्या हो जाता है इसको, फॉर्मेशन ऑफ पजेसिव नाउन। दूसरा कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में मैं आपको बता रहा हूं कंपाउंड वर्ड्स का। कंपाउंड वर्ड्स का में जैसे आप मैंने एक टर्म यूज करा, सन इन लॉ, फाइन, सन इन लॉ। अब सन इन लॉ या दूसरा आप टर्म यूज कर सकते हो एडिटर इन चीफ, एडिटर इन चीफ, गुड, सन इन लॉ या एडिटर इन चीफ। अब हमें क्या यूज में लेना है, इसका फॉर्म करना है, क्या फॉर्म करना है हमें, पजेसिव फॉर्म। अब एक सवाल क्या बनता है ना, इसमें तीन तीन वर्ड है, चलो हम में से सबको समझ में आ रहा होगा कि इन पे तो आप कभी लगा नहीं सकते, अपॉस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। तो भैया क्या बचा, पहला वाला में सन बचा और लॉ बचा, दूसरा वाला में क्या बचा, एडिटर इन चीफ। कहां पे लगाओगे, किस वाले में, तो एक बात याद करो, जब हमने सिंगुलर से प्लूरल बनाने की बात करी थी, तो मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी कोई भी कंपाउंड वर्ड का सिंगुलर से प्लूरल बनाओगे तो हमेशा की वर्ड समझते हो आप, मेन वर्ड, उसमें एस या एस का प्रयोग करो। ध्यान करिए, अगर हमें सन इन लॉ या एडिटर इन चीफ का प्लूरल बनाना हो यानी बहुवचन बनाना हो, तो हम लिखेंगे सन्स इन लॉ और एडिटर्स इन चीफ।
लेकिन हम उसकी बात यहाँ पे नहीं कर रहे। हम तो यहाँ पे इसका क्या बना रहे हैं, कौन सा फॉर्मेशन किस चीज का कर रहे हैं, पजेसिव फॉर्म कर रहे हैं। तो पजेसिव नाउन हम बना रहे हैं। तो जब पजेसिव नाउन लगाओगे ना, एकदम आंख बंद करके, एकदम आंख बंद करके, कंपाउंड वर्ड का पजेसिव फॉर्मेशन अगर आपको करना है, यानी कि पजेसिव साइन लगाना है जब आपको, यानी कि अपॉस्ट्रोफी और अपॉस्ट्रोफी एस लगाना है, तो आखिरी वर्ड में लगा दीजिए और बात खत्म हो गई। द सन इन लॉज या हिज सन इन लॉज या एडिटर इन चीफ्स, यहाँ पे आखिरी जो टर्म है उसमें आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से। मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा ये। तीसरा जो हम यूज में लेंगे, हम कैसे कैसे फॉर्म करेंगे पजेसिव फॉर्म, उसकी भी हम बात करते हैं। When two nouns are in a position, the possessive sign is put to the letter. The possessive sign is put to the letter. लेटर मतलब बात वाला, फिर से दोहरा देता हूं, बात वाला। ध्यान रखिए, देखिए एक एक बात को हमें बढ़िया से समझना, बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, ये बात बहुत छोटी छोटी है, बहुत ज्यादा छोटी है। कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है कि हम लोग ये छोटी छोटी बात क्यों पढ़ रहे हैं, नहीं, लेकिन हम इसलिए पढ़ लेते हैं इसको क्योंकि क्वेश्चंस कभी कभार इस पे भी बेस्ड आ जाते हैं। एक ही बार तो हमें ग्रामर पढ़ना भाई, बार बार ग्रामर तो हमें पढ़ना नहीं है, इसीलिए आप इसको एक बार पढ़िए जरूर। हाँ, ओके। अब देखो, अब हमने किसकी बात करी, कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड में समझ गया आप कि पजेसिव साइन कहां लगाओगे, एकदम आखिरी वाला टर्म, आखिरी वाला जो वर्ड है उस पे लगा दिया। लॉज पे यहाँ पे, चीफ्स पे यहाँ पे, लॉज पे, फाइन। दूसरा कॉन्सेप्ट अब जो हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको, वो क्या है, वो है कि जब कभी भी दो नाउन अपोजिशन में हो तो हमेशा आप बाद वाले में यूज करेंगे किसको, पजेसिव साइन को, है। अब इसको बहुत से बच्चे शायद नाउन इन अपोजिशन नहीं समझ पाए हम। मैं आपको बताता हूं नाउन इन अपोजिशन क्या होता है। धोनी कॉमा द कैप्टन। अब देखिए दो नाउन आ गए ना, एक तो धोनी, कॉमा के बाद दूसरा नाउन आया द कैप्टन, तो इनको हम बोलते हैं नाउन इन अपोजिशन। और नाउन इन अपोजिशन जो होता है उसमें हमेशा जो बाद वाला नाउन होता है वो पहले वाले नाउन के बारे में कुछ न कुछ बता रहा होता है। तो यहाँ पे जो द कैप्टन टर्म हमने यूज करा हुआ, वो धोनी के बारे में बोल रहा है। धोनी कौन, तो धोनी तो बहुत हो सकता है ना, मान लो टीम के अंदर भी दो धोनी हो सकता है, या समाज में बहुत सारे धोनी हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप धोनी उनकी बात कर रहे हो जो इंडियन टीम के कैप्टन रहे हैं, तो उस केस में हम बोलते हैं धोनी द कैप्टन ऑफ टीम इंडिया। या हमने सिर्फ द कैप्टन अगर हमने यूज करा तो एक नाउन धोनी हुआ, दूसरा नाउन द कैप्टन हुआ, दो नाउन्स हमने यहाँ पे यूज करा। ग्रामर क्या बोलता है बोलो, अच्छा, इसको हम बोलते हैं यूज्ड इन अपोजिशन। दोनों नाउन अपोजिशन में है, अपोजिशन नहीं अपोजिशन, याद रहे, ओ नहीं लगा है यहाँ पे, ए लगा हुआ, अपोजिशन में प्लेस्ड नियर, आसपास प्लेस्ड हो। तो धोनी के बाद कैप्टन है, दोनों नाउन इन अपोजिशन कहलाएंगे। इस केस में ग्रामर क्या बोलता है, ग्रामर बोलता है कि आप हमेशा नाउन को जो अपॉस्ट्रोफी साइन जो है, ये पजेसिव साइन, वो हमेशा आखिरी वाले में लगाओ। तो हम बोलेंगे धोनी द कैप्टन्स हाउस, और ये फ्रेज हुआ आपका बिल्कुल करेक्ट। धोनीज द कैप्टन हाउस नहीं होगा, हमेशा हम बाद वाले में यूज करेंगे। दूसरे एग्जाम्पल में आपको अगर दूं, राहुल द टीम लीडर। राहुल मान लो टीम लीडर है, अब उसका बिहेवियर की बात हम कर रहे हैं, तो राहुल द टीम लीडर्स बिहेवियर। अच्छा, हमें किस बात का ध्यान रखना है, ये फ्रेज भी आपका बिल्कुल करेक्ट हुआ। हमें किस बात का ध्यान रखना है कि ये जो राहुल के एक नाउन है, टीम लीडर दूसरा नाउन है, हमें हमेशा लेटर यानी बाद वाला नाउन पे, पहले वाले पे नहीं अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना है। मुझे यकीन है आप इस बात को भी समझ गए होंगे। तो ये जो हमने दो तीन बात हमने करी है, इसके अलावा एक बात और भी है जो हम बताना चाहते हैं इससे रिलेटेड, और वो ये है कि कभी कभी आपने देखा होगा ना कि जो पजेसिव साइन है ना, अपॉस्ट्रोफी या एन अपॉस्ट्रोफी एस,
कुछ जगहों पे हम सिर्फ और सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ एस का इस्तेमाल हम नहीं कर पाते, ऐसा भी आपने देखा होगा। तो वो कब होता है? वो तब होता है जबकि कोई भी नाउन, अगर कोई नाउन एस में उसका आखिरी लेटर एस हो या सी ही हो, जिसका उच्चारण शाह निकलता हो, सा या शाह निकलता हो, उस केस में हिसिंग साउंड प्रोड्यूस ना हो। इस वजह से हम क्या करते हैं, ग्रामर क्या रेकमेंड करता है कि आप उस जगह पे सिर्फ लगा दो अपॉस्ट्रॉफी, अपॉस्ट्रॉफी के साथ एस का प्रयोग ना करिए, है ना। तो क्या क्या हमने लिखना है कि इफ अ नाउन ends in CE or S, only apostrophe is used. Apostrophe is used. क्या मतलब? अगर कोई भी नाउन एंड करेगा, मतलब एंड करने का मतलब लास्ट लेटर या लास्ट टू लेटर्स, यहां पे लास्ट टू लेटर्स हो गया सी, यहां पे लास्ट लेटर हो गया एस। अगर कोई भी नाउन खत्म होगा किसमें, सी में या एस में, तो देखो भी ऐसा है ना, जैसे आपने यूज करा जस्टिस, जस्टिस में देखिए सीई आता है। उसी तरह अगर आपने यूज करा बॉयज या गर्ल्स, ऑलरेडी उस पर एस लगा हुआ है, और उसका अगर हम पजेसिव फॉर्म बनाने की बात करेंगे तो उस केस में अगर आप जस्टिस के साथ अपॉस्ट्रॉफी और एस दोनों लगाओगे ना, तो वो सा बड़ा अजीब सा हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा, जो कि गलत हो जाएगा। इसीलिए ऐसा कोई भी नाउन अगर आपको दिखे जिसका आखिरी जो लेटर है या सेकंड लास्ट दो लेटर हो, कभी कभार दो लेटर होता है, कभी कभी सिंगल लास्ट लेटर होता है, उससे श या सा की आवाज निकल रही हो, उस केस में वहां पे आप अपॉस्ट्रॉफी और एस का प्रयोग ना करें, वहां पे सिर्फ और सिर्फ किसका प्रयोग करें, ओनली अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करें। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे आपने लिखा फॉर जस्टिस, अब देखिए जस्टिस ऑलरेडी उच्चारण हो गया के लिए, अब यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी का यूज हम कर सकते हैं यहाँ पे जस्टिस के साथ, क्योंकि यहाँ पे हम इसको है तो इनएनिमेट, लेकिन हम यहाँ पे हम लेते हैं अपॉस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल। लेकिन यहाँ पे हमें एस का इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो अब आप खुद उच्चारण करो, कैसा उच्चारण बनेगा भाई, फॉर जस्टिस क्या पढ़े, तो बड़ा अजीब सा एक हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा। इसीलिए इस केस में हम एस का इस्तेमाल नहीं करके सिर्फ और सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी, इतना ही आपको लिखना है, फॉर जस्टिस सेक, के लिए। तो ये फ्रेज क्या हुआ, बिल्कुल करेक्ट हुआ। अब हम बात करेंगे, अब जैसे एस की आप बात, कभी कभी आपने लिखा होता गर्ल्स ऑलरेडी एस लगा हुआ है, गर्ल्स कॉमन रूम, कॉलेज में स्कूल में गर्ल्स कॉमन रूम होता ना, तो कॉमन रूम में एक गर्ल की बात नहीं हो रही है, एक गर्ल में तो आप बड़े आराम से लिखोगे द गर्ल्स। अगर हमने ऐसे लिखा ना गर्ल, तो गर्ल में एस तो लगा ही नहीं है ना, तो यहां पे तो हमारे पास अपॉस्ट्रॉफी और एस दोनों यूज करेंगे और ये करेक्ट होगा, ये फ्रेज करेक्ट हो जाए, ये वर्ड करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हमने लिखा गर्ल कॉमन रूम, तो देखो भैया ऐसा है ना, कॉमन रूम एक लड़की के लिए तो बना नहीं होता, कॉमन रूम तो कोई भी कॉलेज में पढ़ने वाली, कोई भी हॉस्टल में रहने वाली, अगर हॉस्टल में कॉमन रूम है तो हॉस्टल की कोई भी लड़की आके उसमें रह सकती है, बैठ सकती है। तो हम यहाँ बोले गर्ल्स का कॉमन रूम, बॉयज का नहीं, तो यहाँ पे ऑलरेडी एस लगा हुआ, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप यूज करिए अपॉस्ट्रॉफी, ना कि अपॉस्ट्रॉफी एंड एस। मेरा ख्याल है ये बात भी बिल्कुल समझ में आ गई। कई बार सवाल इस तरह से पूछे गए, यहाँ पे ये वाली बात भी क्लियर हो गई कि गर्ल एक सिंगल है, इसीलिए अपॉस्ट्रॉफी और एस का प्रयोग बिल्कुल शुद्ध है। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी गर्ल्स में गर्ल में एस लगा हुआ है, गर्ल्स लिखा हुआ है, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी यूज करिए। यहाँ पे अगर आपने ये लगाया तो ये गलत हो जाएगा, इसीलिए इसको लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये फ्रेज बिल्कुल गर्ल्स कॉमन रूम, बिल्कुल करेक्ट फ्रेज बना। उसी तरह जैसे आपने बोला बॉयज हॉस्टल, अब बॉयज हॉस्टल के बाहर लिखा हो, बॉयज हॉस्टल में आप देखो कैसे लिखा होता है बॉयज। अब बॉय हॉस्टल में एक बॉय तो रहता नहीं, हॉस्टल में बहुत सारे बॉयज रहेंगे, तो सबसे पहले आपको लिखना होगा प्लूरल फॉर्म, तो प्लूरल फॉर्म बॉयज हो गया। अब बॉयज का हॉस्टल, तो हम क्या लिखेंगे बॉयज, एक अपॉस्ट्रॉफी हमने लगाया। अब अगर यहाँ पे हम एस लगाएंगे
तो देखो भाई कैसे पढ़ोगे, बॉयज क्या क्या उच्चारण करोगे, हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा। इसीलिए इस एस की जरूरत नहीं है और हम इसको मिटा देते हैं। सिर्फ इतना हमने क्या लगाया, बॉयज के ऊपर सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी लगाया और वहां पे लिख दिया हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, और ये फ्रेज आपका करेक्ट हो गया। मेरे ख्याल है हमने इस कॉन्सेप्ट को भी समझा। एक बार मैं पूरी बात को दोहरा देता हूं, उसके बाद हम आगे हम बढ़ेंगे एकदम स्लाइड नंबर 1 से, ताकि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो, जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं बचना चाहिए। पहला स्लाइड पे आप आ जाओ आगे। ओके, या देखिए पजेसिव नाउन्स, राम का, श्याम का, इंडिया का, इस तरीके के टर्म, इसके लिए हम पजेसिव का, जहां पे हिंदी में का बनता हो किसी नाम के साथ, उसको हम पजेसिव नाउन बोलेंगे। राम का, राम की गाय, तो राम की जो शब्द है वो पजेसिव हो गया, है ना। ओके, उसका इस्तेमाल कैसे बनाओगे आप उसको, तो देखो पजेसिव नाउन्स बनाने के लिए हमने क्या यूज में लिया है, पजेसिव साइंस। क्या क्या, एक इसको हम क्या पढ़ते हैं, अपॉस्ट्रॉफी, और दूसरे में अपॉस्ट्रॉफी के साथ साथ और क्या लगा हुआ है, एस। तो ये दो साइंस हैं, अपॉस्ट्रॉफी और अपॉस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल आप किस लिए करते हो, पजेसिव नाउन्स को बनाने के लिए। जैसे यहाँ पे उदाहरण पे राम और यहाँ पे इंडिया। नेक्स्ट स्लाइड में हमने बात करी है कि भाई ठीक है पजेसिव नाउन्स मतलब अपॉस्ट्रॉफी एस लगा तो दे रहे हो, लेकिन क्या जहां आपका मन हो वही अपॉस्ट्रॉफी एस जिस वर्ड में भी हो वही लगा दोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहां मेरा मन होगा वहीं पे अपॉस्ट्रॉफी एस लगा दे, हम बोल दें फैंस ब्लेड, तो फैंस ब्लेड, ऐसे नहीं हो, गलत हो जाएगा। टेबल्स लेग गलत हो जाएगा, चेयर्स लेग गलत हो जाएगा। तो हमें जानना होगा कि कहां कहां पे, मतलब किन किन वर्ड्स पे, किस जगह पे ग्रामर आपको अलाउ करता है क्या लगाने के लिए, ये पजेसिव साइन अपॉस्ट्रॉफी या अपॉस्ट्रॉफी एस लगाने की इजाजत कहां कहां देता है। तो पहली जो बात मुख्य, मतलब समझो ना कि मुख्य रूप से एस, अपॉस्ट्रॉफी एस या जो अपॉस्ट्रॉफी टर्म है, जो साइड है, उसका इस्तेमाल मुख्य रूप से हम कहां पे करेंगे, लिविंग बीइंग्स के लिए करेंगे, ह्यूमंस के लिए और एनिमल्स के लिए। जैसे रोहित्स परफॉर्मेंस इज करेक्ट, एकदम राइट। विराट सिलेक्शन इज एब्सोल्युटली राइट, एकदम करेक्ट, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स के साथ अपॉस्ट्रॉफी और एन एस का इस्तेमाल आप करिए। नेक्स्ट वन, दूसरा इस्तेमाल है कंट्रीज के साथ। कंट्रीज के नाम के साथ आपको अलाउ करा जाता है कि आप अपॉस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल करिए। यहां पे हमने लिखा चाइनाज और इंडियाज, और करेक्ट हुआ, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट। विद पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स, मैंने आपको बताया ये कुछ एक जो चीजें होती हैं, चीजें इनएनिमेट, उनको भी मान लिया जाता है जिंदा और इंसान की तरह ट्रीट किया जाता है, उसमें आप उनको हम पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल करने की इजाजत है। तो यहां पे नेचर्स फ्यूरी में नेचर को हमने एनिमेट माना है, जब मतलब लिविंग बीइंग की तरह ट्रीट किया है। उसी तरह डेथ्स डोर में डेथ को भी लिविंग बीइंग की तरह ट्रीट किया है। ड्यूटीज कॉल में ड्यूटी को हमने लिविंग बीइंग की तरह ट्रीट किया। तो हमने इस सब में जो इस्तेमाल करा है अपॉस्ट्रॉफी एस का, वो बिल्कुल सही माना जाता है, क्योंकि ये पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जो हमने बात करी कि कुछ व्हीकल्स जो हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, उनके साथ भी अपॉस्ट्रॉफी एस लगाने की इजाजत ग्रामर देता है। जैसे ट्रेन, बस, शिप, कार, इन सब के साथ आप अपॉस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल कर सकते हो। ये नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं। प्लेसेस ऑफ बिजनेस, कुछ बिजनेस प्रोमिनेंट जगह होते हैं जहां पे बिजनेस वगैरह हम करते हैं लोग, सिनेमा, जैसे शॉप, मॉल, उसी तरह से स्कूल, कॉलेज, इन जगहों के इन नाम्स के साथ भी हम अपॉस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल करेंगे और वो बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। फाइन। नेक्स्ट यूज कहां कर रहे हो आप, नेक्स्ट यूज कर रहे हो कोई भी, कुछ एक ऐसे नाउन्स होते हैं जो दर्शाते हैं किस चीज को, वेट को, डिस्टेंस को मतलब दूरी को, समय को। तो समय, दूरी या वजन, समय, दूरी या वजन, वेट को दर्शाने वाले नाउन के साथ भी हम अपॉस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप बोलते हो ना, अच्छा मैनेजर साहब आज नहीं दिख रहे। भाई मैनेजर साहब क्यों नहीं दिख रहे? मैनेजर साहब is on a week's leave. He is on a week क्या है, टाइम को डिनोट करने वाला है ना, एक यूनिट, वीक 7 दिन को बोलते हैं ना एक वीक, a week's leave,
या मान लो मैनेजर साहब एक दिन की छुट्टी पे हैं, तो आप क्या बोलोगे? ही इज ऑन अ डेज लीव, एक दिन की छुट्टी पे। तो हमने लिखा ना अ डेज लीव, तो इस जगह पे भी अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल जो है बिल्कुल सही माना जाएगा। अ स्टोन्स थ्रो डिस्टेंस के लिए यूज करा गया है, इसलिए इसको भी हमने करेक्ट माना है। तो वेट, डिस्टेंस और टाइम के को दर्शाने वाले नाउन्स के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल बिल्कुल करेक्ट माना जाता है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट स्लाइड। अब यहां पे हमने थोड़ी सी बात करी कि भैया ठीक है, ऐसा है कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसमें हम ये वाला साइन लगा देते हैं, पजेसिव साइन लगाते हैं, और कुछ पे हम पजेसिव ये अपॉस्ट्रोफी के साथ एस का इस्तेमाल भी करते हैं। उस बात को हमने समझने की कोशिश करी है। हमें हर जगह अपॉस्ट्रोफी का एस का इस्तेमाल नहीं करना, यानी कि जो फॉर्मेशन पजेसिव नाउन्स हमने यहाँ पे बनाया है, ये देखिए पजेसिव नाउन है, इसका फॉर्मेशन हम कैसे करेंगे, उसमें हमने क्या लर्न करा। हम जब कभी भी दो नाउन्स बड़ा क्लोजली कनेक्टेड उस केस में पहले वाले पे नहीं, बाद वाले पे, मतलब द लेटर पे हमें यूज में लेना है अपॉस्ट्रोफी एस को। इसीलिए एक मकान है जिसमें राम और मोहन दोनों रह रहे हैं, तो राम और मोहन में हम राम्स एंड मोहन्स हाउस नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे राम एंड मोहन, सिर्फ आखिरी वाले में अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे और करेक्ट होगा। और अगर हमने राम्स एंड मोहन्स बोल दिया तो वो ग्रामर गलत मानेगा, इसीलिए राम्स एंड मोहन्स वाले को हमने गलत बोला यहां पे। उसी तरह से एक गाना है, सॉन्ग है, लता और रफी, तो हमने क्या लिखा? लता एंड रफीज सॉन्ग, ये करेक्ट हुआ। अगर आप लिखोगे लताज एंड रफीज सॉन्ग तो गलत हो जाएगा। इस बात को हमने समझ लिया। नेक्स्ट स्लाइड पे कंपाउंड वर्ड्स हमने पिछले क्लास में बोला था कि 2 या 3 वर्ड्स जब एक साथ मिलके एक नया वर्ड बनाते हैं उसको हम कंपाउंड वर्ड बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे अपने सामने एक टर्म यूज करा सन इन लॉ या एडिटर इन चीफ, तो अब उसका अगर हम पजेसिव फॉर्म करेंगे तो पजेसिव साइन कहाँ लगाओगे? 3 वर्ड से आप कहीं नहीं लगा सकते। नियम क्या है? आखिरी वर्ड यूज करा गया है ग्रुप में, यानी कि कंपाउंड वर्ड में जो आखिरी वर्ड यूज करा गया है उसके साथ आप यूज करो। लिखा ना सन इन लॉज या एडिटर इन चीफ्स, तो आखिरी में हमने यूज करा। और ये जो टर्म हम यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं वो है कि जब कभी भी 2 नाउन जो है इन अपोजिशन हो, अपोजिशन का मतलब 2 नाउन आसपास प्लेस करे हो, जैसे धोनी एंड द कैप्टन, राहुल द टीम लीडर, इस केस में हमें जो अपॉस्ट्रोफी एस या अपॉस्ट्रोफी जो भी आप पजेसिव साइन लगाना चाहोगे वो बाद वाले के साथ यूज करिए, लेटर टर्म। तो यहाँ पे हमने कैप्टन के साथ यूज करा, यहाँ पे हमने लीडर के साथ यूज करा, एंड करेक्ट माना गया। अब जो है आखिरी वाला टर्म क्या है कि हम कभी कभार आपने देखा होगा कि कुछ जगहों पे हम सिर्फ और सिर्फ अपॉस्ट्रोफी यूज करते हैं, अपॉस्ट्रोफी के साथ एस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो बहुत बहुत बच्चों वाली बात है, यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग हम उन जगहों पे करेंगे, ऐसे नाउन के साथ करेंगे जिससे श का उच्चारण निकल रहा हो। मतलब श का उच्चारण तब निकलता है जब आखिरी में एस लगा हो या सी ई लगा हो, उस आखिरी लेटर जो हो सी ई हो या एस लगा हो तो श बन जाता है अपने आप उच्चारण, स या श का उच्चारण करते हैं। तो उस केस में आपको अपॉस्ट्रोफी लगाना है, ना कि अपॉस्ट्रोफी के साथ एस। जैसे यहाँ पे हमने जस्टिस के साथ वो एग्जाम्पल दिया, गर्ल्स के साथ दिया, बॉयज के साथ दिया, और ये इस्तेमाल बिल्कुल सारे के सारे यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे आप बोलोगे गर्ल के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का क्यों यूज हुआ? क्योंकि यहाँ पे आखिरी टर्म एल है, यहाँ पे एस नहीं है, इसीलिए हमने अपॉस्ट्रोफी और एस दोनों का इस्तेमाल करा। लेकिन जब इसी का प्लूरल फॉर्म बनता है गर्ल्स, तो उसमें हमने आखिरी में हमने सिर्फ और सिर्फ अपॉस्ट्रोफी यूज में लिया, एस का इस्तेमाल नहीं किया। मुझे पूरा यकीन है कि हम इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह समझाने में सफल रहे हैं। और अब हम जो नेक्स्ट हम स्लाइड पढ़ेंगे वो कुछ एक स्पेशल रूल्स हम पढ़ेंगे यहाँ पे, तो उसकी हम शुरुआत करते हैं। सम स्पेशल रूल्स ऑन नाउन के बारे में कुछ स्पेशल रूल। तो अब ये बच्चों जो है ना, वो हम छोटे छोटे जो सब टॉपिक्स है उसको खत्म करते चल रहे हैं। अभी जैसे हमने आपको ये वाला पजेसिव नाउन के बारे में बता दिया, तो ये इतना है, इसको आप ध्यान रखिएगा। 10 क्वेश्चन हम लोग करेंगे और ये बिल्कुल याद हो जाएगा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बचपन से भी हम लोग करते चले आ रहे हैं, कुछ भी मुश्किल काम नहीं है। अब जो आप यहाँ पे करेंगे वो स्पेशल रूल्स, सम स्पेशल
रूल्स ऑन नाउन्स। नाउन्स के बारे में, नाउन्स के ऊपर कुछ एक स्पेशल रूल्स जो है उसको हमें लर्न करना है। तो देखो भाई, यहां पे सबसे पहला रूल, पहला जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको बताऊं। व्हेन अ नाउन क्वालिफाइज अनदर नाउन, the qualifying noun is always singular. The qualifying noun is always singular. अब हम समझते हैं क्या मतलब है ऑलवेज सिंगुलर, क्या क्या बताने की कोशिश करा जा रहा है यहाँ पे। एक बात मैं बताऊं आपको, कभी कभार ना हम एक नाउन का इस्तेमाल दूसरे नाउन को क्वालिफाई करने के लिए भी लेते हैं। अभी शायद आप इससे कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाए होंगे। मतलब हम सेंटेंस की संरचना कुछ इस तरह लेते हैं, सब्जेक्ट ले लिया, वर्ब ले लिया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब ले लिया, उसके बाद आपने एक नाउन ले लिया, और अदर वर्ड्स भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, नाउन ले लिया फिर एक नाउन ले लिया और अदर वर्ड्स भी ले सकते हैं, और फुल स्टॉप मान लो यहां पे आपने लगा दिया। सब्जेक्ट वर्ब के बगैर तो सेंटेंस बनता नहीं, तो ये सब्जेक्ट वर्ब हो गया, और कॉम्प्लीमेंट के तौर पे या ऑब्जेक्ट के तौर पे हम नाउन का इस्तेमाल करेंगे। और जब कभी भी दो नाउन आसपास यूज करोगे इस तरह, उस केस में अगर ये पहला वाला नाउन दूसरे नाउन के बिल्कुल पास बीच में कॉमा उमा नहीं होगा, अगर कॉमा हो जाएगा तो वो नाउन इन अपोजिशन भी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन जब दो नाउन एकदम प्लेस करो, बीच में कोई कंजंक्शन नहीं, कोई कॉमा नहीं, उस केस में पहला वाला नाउन दूसरे नाउन को क्वालिफाई करता है, ध्यान रखिएगा। और इसीलिए इस नाउन को हम बोलते हैं क्वालिफाइंग नाउन, क्वालिफाइंग नाउन। और बच्चों, क्वालिफाइंग नाउन हमेशा क्या होता है बोलिए? ऑलवेज सिंगुलर, ऑलवेज, हमेशा सिंगुलर होगा ये। क्वालिफाइंग नाउन कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता। अब मैं इसका आपको एग्जाम्पल देता हूं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप यूज करोगे, I gave him a 100 रुपीज नोट। अब देखो भैया, ये सेंटेंस हो गया आपका गलत। मालूम है कैसे? जरा गौर करो। मैंने उसे 100 रुपए का नोट दिया, 100 रुपए का एक नोट। तो आज जो डिटर्मिनर यूज करा आपने वो नोट के लिए आ गया। डिटर्मिनर है ना, पढ़ा चुके हम डिटर्मिनर। और डिटर्मिनर हुआ नोट के लिए, फाइन। तो अगर हम इसको ना भी लिखे ना, आई गेव हिम अ नोट, तभी करेक्ट है। लेकिन अब नोट पे क्या लिखा हुआ था? 2000, 500, 100, 200 क्या लिखा हुआ था? तो उस पे 100 लिखा हुआ था, 100। अब आप यहां पे देखो, ये रॉन्ग क्यों हुआ? रॉन्ग इसलिए हुआ कि रुपीज एक नाउन है, नोट भी दूसरा नाउन है। अब इन दोनों नाउन के बीच में कोई कॉमा या कोई कंजंक्शन ऐसा कुछ भी यूज नहीं हुआ। तो इस केस में ये कौन सा नाउन कहलाएगा? ये कहलाएगा क्वालिफाइंग नाउन। और देखो भैया, क्वालिफाइंग नाउन अगर हुआ ना तो वो एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करेगा, क्योंकि इसके बारे में कुछ बोलेगा ना। और नाउन के बारे में कोई भी कुछ भी बोलेगा तो वो एडजेक्टिव कहलाएगा। तो ये क्वालिफाइंग नाउन मतलब एक प्रकार का एडजेक्टिव हुआ। और आप बताओ कि एडजेक्टिव का कभी प्लूरल फॉर्म होता क्या? नहीं ना। तो यहां पे हमने रुपीज जो लिखा हुआ है, इस टर्म में गलती क्या हो गया? इसमें गलती हुआ कि हमने यहां पे रुपीज लिख दिया है, जो कि गलत हुआ। रुपीज हमें यहां पे नहीं लिखना है, ये गलत है। यहां पे हमें इसको काटेंगे। अब हम क्या करेक्ट लिखेंगे? आई गेव हिम अ 100 रुपी नोट, ना कि रुपीज नोट्स। तो अब ये करेक्ट हो गया, आई गेव हिम अ 100 रुपी नोट। मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। जैसे आपने बताया, द गवर्नमेंट हैज सेट अप, द गवर्नमेंट हैज सेट अप अ 2 members committee अब ये जो सेंटेंस हमने यूज करा 2 members committee,
ये भी रॉन्ग हो गया। द गवर्नमेंट हैज सेट अप अ कमिटी, एक कमिटी, वेरी गुड, कमिटी नाउन है, अब डिटर्मिनर कमिटी के लिए आपने यूज कर। अब टू मेंबर्स जो टर्म हमने यूज करा ना, उसमें ये एक मेंबर्स भी तो नाउन है भैया, ये भी नाउन और ये भी नाउन, ठीक है। तो ये कौन सा नाउन है, ये इसको क्वालिफाई करेगा, कमेटी में 2 मेंबर्स हैं, तो ये मेंबर्स जो क्वालिफाइंग हुआ, क्वालिफाइंग नाउन अगर हुआ तो ग्रामर क्या बोलता है, अरे ग्रामर बोलता है ना कि क्वालिफाई, ये देखो ऊपर क्या लिखा है, अच्छा पिछली स्लाइड में था वो, कि क्वालिफाइंग नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर, क्वालिफाइंग नाउन जहां भी होगा सिंगुलर फॉर्म में होगा। ये भी क्वालिफाइंग नाउन है, इसीलिए इसको किस में रहना है, सिंगुलर में रहना है। तो मेंबर्स तो प्लूरल हो गया, हमें क्या करना है, एस को काट देना, बस हो गया। तो करेक्ट इंग्लिश क्या हुआ, द गवर्नमेंट हैज सेट अप अ 2 मेंबर कमिटी, ना कि 2 मेंबर्स कमिटी, दैट वुड बी रॉन्ग। बाकी के जो है इस पे और भी कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो नाउन के बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।